हेलो एस्पिरेंट्स, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन और प्रिंसिपल की जो सीरीज थी। इसमें है आपका आज का डॉक्ट्रिन नंबर 3 एंड इसमें हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस। बेसिकली इस तरह के प्रिंसिपल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरप्रिटेशन के लिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स में, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट होता है उन सब में यूज किए जाते हैं। तो नेचुरल जस्टिस को हम समझते हैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल की सहायता से। देखिए, एक न्यूज चैनल था मीडिया वन मलयाली न्यूज चैनल, और इसने क्या किया, देखो कोई भी जो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग करता है उसको बार बार अपना जो लाइसेंस है वह रिन्यू कराना पड़ता है। और 2022 में 2022 में क्या किया गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है, वो बेसिकली न्यूज चैनल को न्यूज पब्लिश करने की अथॉरिटी देता है, एक लाइसेंस प्रोवाइड करता है, और बार बार उस लाइसेंस को रिन्यू कराने की जो जरूरत है वह होती है। सो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। जब इसके पास बेसिकली ये अपील की गई मीडिया वन ने कि इनका जो लाइसेंस है इसको रिन्यू किया जाए, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने क्या किया कि लाइसेंस रिन्यू के लिए डिक्लाइन कर दिया। और डिक्लाइन का इशू क्या बताया कि बेसिकली सिक्योरिटी थ्रेट, नेशन सिक्योरिटी। क्या कहा चैनल पर, कुछ एलिगेशंस लगाते हुए, बताते हुए कि नेशन सिक्योरिटी के लिए इशू, इसलिए हम आपका लाइसेंस रिन्यू नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मीडिया वन चैनल जो है वह रुका नहीं और इस आदेश के बेसिकली खिलाफ कहां पर जाता है, केरला हाई कोर्ट में जाता है। केरला हाई कोर्ट ने भी कोई राहत नहीं दी। केरला हाई कोर्ट ने क्या किया, सेम जजमेंट दे दिया, सेम यही कह दिया कि नहीं, अभी आपके जो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग है उस पर स्टे लगा दिया जाता है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। अब यहाँ पे भी जो मीडिया वन है ये रुका नहीं, ये कहां पर जाता है, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट, जो कि अपेक्स कोर्ट है, यहां पर अपील करता है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने जो केरला हाई कोर्ट का ऑर्डर था और ये जो मीडिया वन पे बैन लगाया था, इस बैन पे ही स्टे लगा दिया। इस बैन पे ही क्या किया, स्टे लगा दिया कि जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आता है तब तक आप स्टे ऑर्डर ऐसे नहीं लगा सकते, मतलब वो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग जो कर रहा है वो करता रहेगा। और फाइनल जजमेंट जब सुप्रीम कोर्ट का आया, तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपने फाइनल जजमेंट ने इस तरह का फाइनल जब जजमेंट आया, फाइनल जजमेंट में कहा कि आप दूसरे पक्ष को मौका दिए बिना, अवसर दिए बिना, सुने जाने का अवसर दिए बिना आप उस पर इस तरह का जो स्टे है वह नहीं लगा सकते। और यहां पर क्या किया कि मीडिया वन जो है वह ब्रॉडकास्टिंग करता रहेगा। तो बेसिकली यहां पे हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेटर है ना, जो रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करना है, उन सभी के लिए मेन कौन है, मेन हम अपने गार्जियन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि जो बैन था, और यहां पर जो टीवीएन जो हम क्वेश्चन था, यूनियन अगेंस्ट सील कवर सबमिशन। तो समटाइम्स क्या होता है कि आपने रीजन नहीं बताया और आपने फैसला दे दिया, ऐसे में एक पक्ष की आपने बात नहीं सुनी, और अगर आपने एक पक्ष की बात नहीं सुनी तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बेसिकली ये क्या है, ये एक तरह से नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप अपना जो डिसीजन है वह फेयरनेस को ध्यान में रखते हुए देंगे, वह रीजनेबल को ध्यान में रखते हुए देंगे, वो इक्वालिटी को ध्यान में रखते होंगे और वो इक्विटी को ध्यान में रखते हुए देंगे। मतलब नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है ये बताता है कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस जो है वह राइट है या रॉन्ग है, कोई भी जो पर्टिकुलर प्रोसेस है वह राइट है या रॉन्ग है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहां इसकी व्याख्या की, हम इन सभी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस की हम बात करेंगे। तो ये बेसिकली क्यों हम इसको अप्लाई करते हैं, ताकि हम जो जस्टिस का एक मिसकैरेज है, जो असफलता है, हम उसको प्रिवेंट कर सके। समटाइम्स क्या होता है कि जब किसी प्रोसीजर को ही केवल फॉलो किया जाता है, डजंट मैटर वो प्रोसीजर सही है या गलत, अगर किसी प्रोसीजर को आपने फॉलो किया तब सही न्याय नहीं हो पाता। सो राइट ज्यूरिसडिक्शन के लिए, राइट बेसिकली जस्टिस के लिए इस तरह का जो प्रिंसिपल है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फॉलो किया जाता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस बेसिकली
क्या करेगा कि ये प्रोटेक्ट करेगा इंडिविजुअल के राइट्स को, उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट हो और जो लीगल प्रोसीडिंग्स है उसको भी सही तरीके से अपनाया जाए। तो नेचुरल जस्टिस बेसिकली इस बात को ज्यादा ध्यान में रखेगा। एक सेंस है कि जो जस्टिस आप कर रहे हैं क्या उसकी जो प्रोसेस है वो आपने फॉलो की, वो प्रोसेस सही है नहीं है, इन सभी तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन जब दिया जाता है। ऐसा डिसीजन बायस नहीं होना चाहिए, मतलब जो जज है वो किसी एक पक्ष की तरफ नहीं बायस्ड होने चाहिए, उनका डिसीजन फेयरनेस और एक तरह से न्यूट्रल डिसीजन होना चाहिए। तो यहां पर फेयर ट्रीटमेंट की बात करता है जस्टिस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करेगा, दैट स्टेट्स दैट बोथ साइड शुड बी हियर। तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही किसी तरह का डिसीजन दिया। कई मामले में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसमें हमने नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया है, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो किया है, और बेसिकली ये यही कहता है कि दोनों पक्षों को आप सुने तब जाके एक फेयर जो डिसीजन है वह दे। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। सो बेसिकली यहां पर दो प्रिंसिपल्स जो है वह फॉलो किए जाते हैं इसमें। ठीक है, एक जिसे कहा जाता है नेवो जुडिक्स इन कॉसा सॉ, मतलब नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन केस एंड अ रूल अगेंस्ट बायस। कोई भी ऐसा व्यक्ति अपने ही मामले, अपने ही मुकदमे में जज नहीं हो सकता। ये यहां से ही प्रिंसिपल आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस से ही आता है, नमो जुडिक्स इन कॉसा स्वा। और इसका मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता। ये एक इसका पहला प्रिंसिपल है। ठीक है, अब देखो आगे हम देखते हैं, इससे जुड़ा हुआ मैं आपको एक केस बताती हूं। मान लीजिए ये जो केस है ना, ये ऐसा नहीं है कि कोर्ट पर या जजेस पर लागू नहीं होगा, कोर्ट या जजेस पर भी इस तरह का केस लागू होगा। आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और यूपीएससी के बोर्ड में आप जब पेपर 4 एथिक्स को पढ़ेंगे, आप उसमें कुछ ऐसी केस स्टडी को पढ़ते हैं कि क्या चीजें एथिकली सही हैं, कहां डिलेमा आता है और कहां पे आपको खुद को किसी, जहां पे आपका इंटरेस्ट है ऐसी पोजीशन से खुद को दूर रखना चाहिए, ऐसे डिसीजन से, ताकि फेयरनेस तरीके से चीजों को चला सके। तो मान लीजिए कि आप एक यूपीएससी के बोर्ड मेंबर हैं, यूपीएससी में जहां इंटरव्यू हो रहा है और आपको पता चल जाता है कि आपके किसी रिश्तेदार का इंटरव्यू है, आपके किसी रिलेटिव के बच्चे का इंटरव्यू है, तो आप उसका इंटरव्यू करेंगे, आप उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी देंगे, ज्यादा उसको तवज्जो देंगे, ऐसा है क्या, या फिर आप खुद को उससे दूर कर लेंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि आप खुद को ऐसे पैनल से दूर कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका बेसिकली एक पर्सनल जो मैटर है, आपका जो एक प्रोफेशनल अब पूरा रवैया नहीं रहा, कुछ पर्सनल हित आपका जुड़ गया। सो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये भी कहता है कि जो जज है बेसिकली, अगर इनका पर्सनल इंटरेस्ट है, चाहे सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट हो चाहे पर्सनल हो, इस तरह के इंटरेस्ट में आपको उस तरह के केसेस से खुद को दूर कर लेना है। तो यहां पर क्योंकि अगर मान लीजिए खुद को दूर नहीं किया और इंटरेस्ट है, तब ऐसे में जज जो है वो फेयर डिसीजन नहीं देंगे बल्कि वो बायस डिसीजन देंगे। और जब बायस डिसीजन देंगे, एक पक्ष की तरफ झुका हुआ डिसीजन देंगे, तो डेफिनेटली यहां पर जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस है हम इसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो इसलिए क्या जरूरी है कि ऐसे केसेस को खुद से दूर कर लिया जाना चाहिए। यही डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है। चलिए देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसको फॉलो किया कुछ केसेस में। ठीक है, वो केसेस बताऊं उसके पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़कर एक बार देख लेते हैं कि बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नेचुरल जस्टिस जो है वह कहां-कहां इंप्लीमेंट किया गया है। तो फंडामेंटल राइट के दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में बताऊंगी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21। इन दोनों में आर्टिकल 14 कहता है कि गारंटीज इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वालिटी की बात ये करता है, और जस्टिस जब इक्वली होगा तभी वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करेगा। आर्टिकल 21 कहता है गारंटी द राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और ये भी कहा जाता है कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति का जो राइट टू लाइफ है एंड पर्सनल लिबर्टी है, किसी मतलब केवल लॉ के अकॉर्डिंगली ही अगर उसने कोई ऐसा काम किया है तभी उसको छीना जा सकता है, अदरवाइज आप आर्टिकल 21 किसी व्यक्ति से वापस नहीं ले सकते, है ना। तो यहां पर इसके अलावा आर्टिकल 22, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 311, आर्टिकल 311, ये कुछ और आर्टिकल्स हैं जो कि ये बताते हैं कि किस तरीके से जो कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर जुडिशियल सिस्टम है वह वर्क करेगा, और ये प्रमोट करता है किसको, ये प्रमोट करेगा नेचुरल जस्टिस को। ठीक है, तो ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है बेसिकली ये बेस्ड है नेचुरल जस्टिस के बेस पर। ठीक है, आगे देखिए,
इसके बेसिकली कहे जाते हैं कि 3 इंपॉर्टेंट इसके प्रिंसिपल्स होते हैं। नेचुरल जस्टिस के 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है इसका रूल अगेंस्ट बायस। रूल अगेंस्ट बायस, ठीक है। कोई भी जो डिसीजन है वह बायस नहीं होना चाहिए, कोई भी जो लॉ है वह बायस नहीं होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें जो प्रिंसिपल है रूल ऑफ फेयर हियरिंग। रूल ऑफ फेयर हियरिंग, दूसरे पक्ष को उचित सुनवाई का जो मौका है वह दिया जाना चाहिए। केवल एक पक्ष को सुनकर आप जो डिसीजन है वह नहीं दे सकते। और इसमें जो थर्ड प्रिंसिपल है वो है आपका कि जो डिसीजन दिया गया है वो एक रीजन डिसीजन होना चाहिए, ठीक है। वो एक रीजन डिसीजन होना चाहिए, यानी जो निर्णय दिया गया है वह एक तार्किक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर 3 की प्रिंसिपल्स हैं डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस के। तो जब भी किसी भी तरह का जस्टिस किया जाता है, किसी तरह का डिसीजन दिया जाता है, तब नेचुरल जस्टिस की बात की जाती है। ऐसा नहीं है कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट है ना। आप देखेंगे कि बेसिकली चाहे आप कौटिल्य की अर्थशास्त्र की बात करें, हिंदू माइथोलॉजीज की बात करें, उन सभी में आपको नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, जिसे हिंदी में कहा जाता है या प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहा जाता है, उसको फॉलो किया जाता है ना। तो डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मॉडर्न एरा का कॉन्सेप्ट है। अगर हम एंशियंट इंडिया की बात करें तब इस चीज को यूज किया जाता था, ठीक है, इस सिद्धांत को यूज किया जाता था। तो यहां पर इसके अगर मैं ये कहूं इन 3 प्रिंसिपल्स में 2 अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वह कौन से है। एक तो हम कह सकते हैं कि रूल ऑफ फेयर हियरिंग की अगर हम बात करें, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसका मतलब है कि सभी पक्षों को उचित सुनवाई का जो मौका है वह मिलना ही चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं कि बेसिकली स्वदेशी कॉटन मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 केस, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने अप्लाई किया था डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस को। एंड वही हम यूनियन ऑफ इंडिया एंड वीएन चंदा केस की बात करें 1992, इसमें भी अप्लाई किया गया था। तो बेसिकली कई इस तरह के केसेस है जिसमें कि ये अप्लाई किया गया कि आप बेसिकली नेचुरल जस्टिस को ही फॉलो कीजिए। अगर कभी कोई ऐसा डिसीजन हो जाता है या कभी गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा डिसीजन दे दिया जाता है जो कि सही नहीं है, रीजनेबल नहीं है, तो उस पर क्वेश्चन उठाया जा सकता है, ठीक है, नेचुरल जस्टिस के बेस पर। सो यहां पर एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि बेसिकली यूएस में एक वर्ड यूज किया जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जैसे कि इंडिया में यूज किया जाता है एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर ऑफ लॉ, है ना। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जो कि नियमों ने निर्धारित की है। और यहां पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात की जाती है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो कि यूएसए ने अपनाया हुआ है, ये बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस के को ही प्रमोट करता है। और इसमें ये भी देखा जाता है कि जो फॉलो किया जा रहा है जिस प्रोसेस को, वो जस्ट है और नहीं है, जस्ट और अनजस्ट, इस चीज को भी जांचा जाता है। अगर देखो हम इंडिया की बात करें तो हमने एस्टैब्लिश प्रोसीजर की बात की, ऐसा प्रोसीजर, ऐसी प्रक्रिया जो कि नियमों ने निर्धारित की हो। लेकिन जो यूएसए फॉलो करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसमें यह भी देखा जाता है कि जो प्रोसेस है वो सही है या फिर नहीं है, जो प्रोसेस है वो जस्ट है या फिर नहीं है, ये इस बात को भी इसमें फॉलो किया जाता है। तो बेसिकली आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दैट protest people from being deprived of life, liberty, property without a fair procedure। तो एक फेयर प्रोसीजर के बिना आपको आपकी लाइफ, प्रॉपर्टी, लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपर एक जो पूरा हम कह सकते हैं प्रोसेस है, और प्रोसेस में भी जस्ट और अनजस्ट को मेजर किया जाता है। तो इंडिया का जो प्रोसीजर है, यूएसए का जो प्रोसीजर है, डेफिनेटली यूएसए का प्रोसीजर हमसे एक स्टेप आगे है, क्योंकि वो ये भी देखता है कि जो प्रक्रिया हम अपना रहे हैं, जो प्रोसेस हम अपना रहे हैं, वो प्रोसेस जस्ट है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है आपका नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल, जो कि ये बताता है कि अगर जुडिशरी के द्वारा कोई डिसीजन दिया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा कोई डिसीजन दिया जा रहा है, तो क्या वो डिसीजन में
कुछ बातों को फॉलो किया गया है या फिर नहीं फॉलो किया गया है, तो यहां पर इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। सो यहां पे आपको याद रखना है बच्चों की बेसिकली ये जो हम अगर वर्ड की बात करें नेचुरल जस्टिस, तो ये रोमन लॉ से लिया गया है और इसको प्रॉपर तरीके से कोडिफाई नहीं किया गया है, इसको प्रॉपर तरीके से कोडिफाई नहीं किया गया है। जैसे कि रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ को प्रॉपर तरीके से कोडिफाई किया गया कि इसमें ये चीजें ऐड होगी, ये प्रिंसिपल्स ऐड होंगे। लेकिन अगर हम नेचुरल जस्टिस की बात करें तो इसका एक प्रॉपर कोडिफाइड आपको नहीं मिलता, इसलिए कहीं पर आपको 2 प्रिंसिपल्स दिखाई देते हैं, कहीं पे आपको 3 प्रिंसिपल्स दिखाई देते हैं। तो हमने बात की बेसिकली कि केवल जस्टिस जो है वह सही नहीं होता, जस्टिस के साथ साथ नेचुरल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वह ये कहता है कि दूसरे पक्ष को सुनवाई का मौका दिए बिना एक बायस डिसीजन आप नहीं दे सकते, क्योंकि नेचुरल जस्टिस को हमें फॉलो करना है ना। कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में जो जज है वो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो अपने ही मामले में जज हुआ तो खुद को गलत कोई साबित नहीं करता या फिर अपने ही विपक्ष में वो कुछ नहीं कह सकता। तो यहां पर हमने देखा कि प्रोसेस ऑफ जस्टिस जो है उसमें कुछ रूल्स जो है वह फॉलो किए गए हैं और यही एक नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट जो है वह कहता है। हमने देखा कि आर्टिकल 21 जो कि ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विदाउट एक प्रोसेस के उसके राइट टू लाइफ से हटाया नहीं जा सकता। तो यहां पर चूंकि प्रोसेस की बात हुई तो नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है। आर्टिकल 14 ये कहता है कि कोई ऐसा भेदभावपूर्ण, कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जो है वह लोगों के खिलाफ नहीं किया जा सकता। कुछ उसमें आधार, कुछ ऐसे ग्राउंड बताए गए, कास्ट, रीजन, रिलीजन। तो यहां पर क्या है कि आर्टिकल 14 भी ये कहता है कि नेचुरल जस्टिस जो है वह होना चाहिए। तो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 ये बेसिकली प्रमोट करते हैं नेचुरल जस्टिस, ठीक है। एंड इसके अलावा नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी आपको याद रखने हैं। और अगर ऐसा होता है कि कभी आपको मान लीजिए मेंस में इस तरह का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है मीडिया वन न्यूज चैनल का कि किस तरीके से उसको जो डिसीजन दिया गया था गवर्नमेंट ने डिनाई किया कि नहीं, ये जो आपका बेसिकली लाइसेंस है ब्रॉडकास्टिंग का, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग का, रीजन नहीं बताया, मतलब प्रॉपर रीजन नहीं दिया और एक सील्ड कवर आपने डिसीजन दे दिया। विदाउट रीजन दिए जब आप इस तरीके के डिसीजंस दे देते हैं, सील्ड कवर डिसीजन, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सील्ड कवर डिसीजन नहीं चलेंगे, तो जब तक इस पे फाइनल डिसीजन नहीं आता आप इस पे ब्रॉडकास्टिंग पे बैन नहीं लगा सकते, और उस पर ही स्टे लगा दिया गया था। तो ये था आपका बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। थैंक यू सो मच।